Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो बाद दफ़ा ये तीनों पॉइंट्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑस्ट्रियस साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था। ह्यूमन फीमेल में यानी एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है जिसमें एग प्रोड्यूस होता है एट द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द मंथ, और उसके बाद थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल होती है, और उसके बाद आप कह सकते हैं अगर फर्टिलाइजेशन ना हो सारा स्ट्रक्चर डी एस्टेब्लिश हो जाता है, टूट जाता है, और इस प्रोसेस को हमने कहा था ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन जब ह्यूमन फीमेल के अलावा बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं, यानी बाकी जो मैमल्स की जो जितनी भी फीमेल्स हैं, उनमें एक साइकिल होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल। तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि ऑस्ट्रियस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इससे आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ऑस्ट्रियस कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो हर वक्त नहीं रहती। यानी अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कांस्टेंट प्रोसेस है, स्टार्ट फ्रॉम द पबर्टी, जो पबर्टी से स्टार्ट होते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं जो बाकी जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमंस के अलावा, उनमें ये सेक्सुअल डिज़ायर एक मखसूस टाइम पे होती है। तो इनमें मैटिंग भी एक मखसूस टाइम पे होगी। मैटिंग का जो प्रोसेस है या सेक्सुअल एक्ट जो है वो एक मखसूस टाइम पे होगा। जब तक मैमल्स जो ह्यूमंस नहीं है उनमें सेक्सुअल डिज़ायर प्रोड्यूस नहीं होती, उस वक्त तक इनमें मैटिंग का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं होता। अब देखना ये है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर प्रोड्यूस कब होगी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अपने ये ध्यान में रखना है, इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव साइकिल है फाउंड इन ऑल मैमल, जो सारे मैमल्स में होता है सिवाय इंसानों के। इसमें क्या होता है कि ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये कब प्रोड्यूस होगा। पहला सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होगा। तैयार कैसे होगा कि जिस तरह ह्यूमंस में होता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो यूट्रस को प्रिपेयर करेगी फॉर द कंसेप्शन के लिए। यानी कंसेप्शन क्या होती है, यूट्रस वॉल के साथ जाइगोट का अटैच होना, इम्प्लांट होना, ये कंसेप्शन कहलाता है, यानी प्रेगनेंसी का स्टार्ट होना। जो फोलिकल्स हैं वो ओवर डेवलप करेंगे, ओवर से मुराद एग डेवलप करेंगे। जब ये दोनों काम हो जाएंगे फिर एट दिस स्टेज फीमेल नीड्स अ फिजिकल स्टिमुलस फॉर ओव्यूलेशन। अब इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर प्रोड्यूस होगी और इस सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसे किसी न किसी मेल की ज़रूरत होगी। तो शी एग्जिबिट अ डिज़ायर फॉर मैटिंग। इस वक्त सिर्फ मैटिंग हो सकती है, सेक्सुअल एक्ट सिर्फ इस वक्त हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट इस वक्त हो सकता है। और इस कंडीशन में उसको कहा जाएगा शी इज़ सेड टू बी ऑन हीट, कि वो हीट पर है। तो सेक्सुअल डिज़ायर का एक मखसूस टाइम पे प्रोड्यूस होना, इसी वजह से इसका नाम रखा गया ऑस्ट्रियस साइकिल। तो इसमें मैटिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक मखसूस टाइम में होता है, इसके अलावा मैटिंग होती नहीं है ऐसी मैमल्स की फीमेल्स जो इंसान के अलावा है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। नाम से जाहिर है ऐसे बेबीज़ जो टेस्ट ट्यूब की वजह से बने। अब ये बड़ा ऑकवर्ड सा नाम लगता है, लेकिन जब इसकी डिटेल देखेंगे तो एक ये नॉर्मल सा प्रोसेस महसूस होगा। तो रिसेंट बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जो बायोटेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हैव लेड टू मैनी इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हुई है। वन ऑस्पेक्ट इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इसमें से जो बहुत बड़ा ऑस्पेक्ट है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लें कि इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहती है बुक। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आम तौर पे ये जो प्रोसीजर है, ये जो टेक्निक है, ये उन पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स विच आर अनेबल टू एंजॉय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें किसी भी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। यानी स्पर्म और एग में
फ्यूजन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बर्थ का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं इन दो फॉल्ट्स की वजह से ये वालिदैन बच्चों से महरूम होते हैं। अब रीज़न क्या बनती है? कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शनल प्रॉब्लम हो, तो फंक्शन ख़राब होने की वजह से, स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से अगर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल ना हो रहा हो तो ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल से क्या मुराद है? फंक्शनल एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटी। फिजिकल से मुराद है स्ट्रक्चरल। इन एनी ऑफ टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में किसी एक में भी अगर ये प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, आर बीइंग बेनिफिट विद दिस मेथड, तो उसको इन मेथड से फ़ायदा दिया जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी आमतौर पे उन पेरेंट्स के लिए है जिनमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है फंक्शन या स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है? मेल से स्पर्म लिया जाएगा, एग फीमेल पेरेंट से लिया जाएगा, दोनों को इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा होता है कि टेस्ट ट्यूब में एग और स्पर्म को फर्टिलाइज, तो जाइगोट बनता है और इस जाइगोट को उठा के फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। वहाँ फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फेटस बनता है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी जारी रहती है और नॉर्मल बर्थ होती है। तो ये सिंपल सा मेथड है। पेरेंटल स्पर्म एंड एग आर फर्टिलाइज इन विट्रो। इन विट्रो का वर्ड आमतौर पे इस्तेमाल होता है हर वो चीज़ जो बॉडी से बाहर परफॉर्म की जा रही है। इसके अगेंस्ट अपोजिट जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो इन विवो है। यानी नॉर्मल जो बर्थ का प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रही है और जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो इन विवो होती है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी की केस में इन विट्रो होती है। जाइगोट इज इम्प्लांटेड बैक इनटू द मदर यूट्रस। जाइगोट को दोबारा लगा दिया जाता है मदर यूट्रस में, प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है, रिमेनिंग डेवलपमेंट, बाकी डेवलपमेंट होती है फीमेल बॉडी के अंदर, लीडिंग टू नॉर्मल बर्थ, बच्चे की पैदाइश होती है। तो जो सबसे बड़े वालिदैन जो बच्चों से महरूम थे, इसकी वजह से उनको बच्चे जैसी नेमत मुयस्सर आ जाती। अच्छा, उसके बाद प्लेसेंटा के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। माँ और बच्चे के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कुछ हार्मोन इससे रिलीज़ होते हैं। जैसे हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसी तरह प्लेसेंटल लैक्टोजिन हार्मोन जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है। तो कुछ हार्मोन है जो प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं। आज हमने प्लेसेंटा के फंक्शन और आप कह सकते हैं डेफिनेशन वगैरह की तरफ नहीं जाना, आज जस्ट हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो अगर आप देखें ये जो मैंने ब्लैक कलर की ड्रा की है इसको आप एंडोमेटेरियम समझे, इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस। तो इसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का है, वैसे ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आप इसको फीटस समझें। फीटस से क्या मुराद है? जो बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेवलपिंग फीटस है ये एक होल में लिपटा होता है और ये जो होल है इसकी दो पार्ट्स हैं जो आपकी बुक में शो किए गए हैं। कोरियोन जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है और एमनियोन जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो रेड कलर की है ये अम्बेलिकल कॉर्ड होती है और इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती है। अब ये जो ब्लड वेसल है ये एंडोमेटेरियम जो डेवलप हुई है उसमें पेनिट्रेट कर, इधर से माँ की ब्लड वेसल भी आती हैं। यानी आप कह सकते हैं बच्चे की ब्लड वेसल ऐसे पेनिट्रेट करती हैं और माँ की इधर से ब्लड वेसल डेवलप होकर ऐसे आ जाती है। लेकिन कोई भी ब्लड वेसल, माँ की जो ब्लड वेसल है फीटस की ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे दो पाइप है ना, ये माँ की ब्लड वेसल आई, ये फीटस, ये आपस में ऐसे नहीं जुड़े बल्कि ये सेपरेशन है। सेपरेशन से क्या मुराद है? जैसे माँ की ब्लड वेसल ये है और फीटस की ब्लड वेसल ये है। हाँ, इसमें से ये पोरस ज़रूर होती हैं, चीज़ें निकल के फीटस के ब्लड में आ रही होती हैं और फीटस के ब्लड से चीज़ें निकल के मैटरनल ब्लड माँ के ब्लड में आ रही होती है, ये ज़रूर होता है। अच्छा, इस सेपरेशन का फ़ायदा क्या होता है? इस सेपरेशन का फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ आप कह सकते हैं कि फीटस में नहीं जाती।
बड़े बड़े सेल्स फीटस में नहीं जाते, बैक्टीरिया फीटस में नहीं जाता, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मालिक्यूल चूँकि इन दीवारों से नहीं गुजर सकते, तो इस वजह से हमेशा सिर्फ वो चीज़ें जाएंगी जो न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉलर मालिक्यूल्स, वेस्ट जो स्मॉलर मालिक्यूल हैं। यानी आप कह सकते हैं ब्लड एक्सचेंज बिटवीन फीटस और मैटरनल बॉडी कभी नहीं होता, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट होता है कि न्यूट्रिएंट माँ से बच्चे के ब्लड में आएंगे और बच्चे के ब्लड से वेस्ट माँ के ब्लड में जाएंगे। तो इस सेपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि माँ की बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो अगर ये नॉर्मल है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, तो कभी भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होकर बच्चे में नहीं जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन होती रहेगी। तो इस सेपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो सेपरेशन है ये सिलेक्टिवली फिल्ट्रेशन का काम करती है, कि ये सिलेक्टिवली फ़िल्टर कर रही होती है चीज़ों को। तो सेपरेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ मदर एंड फीटस, जैसे मैंने यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा जो ड्रा किया है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इंटरमिंगल तो हैं, उलझी हुई तो हैं, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन फिल्ट्रेशन इज सिलेक्टिव, जो फिल्ट्रेशन है वो सिलेक्टिव हो जाएगी, यानी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत की एक्सचेंज होगी, हर चीज़ एक्सचेंज नहीं होगी। वरना ये तो होता है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि वालदा की ब्लड में बहुत ज़्यादा ड्रग आ गई, वो फ़ौरन फीटस बॉडी में चली जाती, बैक्टीरिया आ गया फ़ौरन फीटस, वायरस आ गया फ़ौरन फीटस बॉडी में चला जाता है। तो फीटस तो पहले ही नर्मो नाजुक सा है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है उसकी जान ले सकता है। तो ये फिल्ट्रेशन उसको बहुत सारे ख़तरात से बचाती है। उसके बाद अभी हमने बात की, इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियोन और एम्नियोन। तो कोरियोन बेसिकली ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होती है, और ये आमतौर पे प्लेसेंटा को एस्टेब्लिश करने में मदद देती है। जो एम्नियोन है ये सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसने डायरेक्टली एम्ब्रियो को यानी इनक्लोज किया होता है, बंद किया होता है, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और जो एमनियोटिक सैक है, इन दोनों के मजमूए को एमनियोटिक सैक कहा जाता है। तो एमनियोटिक सैक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ ए बैग ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड से भरा हुआ एक बैग है इनसाइड द मदर वोम यूट्रस को कहा जाता है, वियर अनबॉर्न बेबी ग्रोज एंड डिवेल्प, जहाँ वो बच्चा जिसकी पैदाइश नहीं हुई वो ग्रो करता है, डेवलप करता है। ये दो चीज़ों का मजमूआ है एम्नियन और कोरियोन का। अम्बेलिकल कॉर्ड क्या है, ये जो आपने रस्सी सी जो माँ के बॉडी यानी यूट्रस के साथ बच्चे को कनेक्ट करती है, एस्टेब्लिश प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करती है, इसको एम्बेलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है, जब बच्चे की पैदाइश होगी तो ये लंबी होती चलेगी, इसको हम कहते हैं लाइगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड है, फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन ब्लड वेसल, और इसका फंक्शन के अटैच फीटस विद प्लेसेंटा को अटैच करेगी। आगे इसको बर्थ कॉर्ड भी कहा जाता है, नेवल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन, और इसके इर्द गिर्द जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे वॉटन जेली कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं जैसे अम्बेलिकल कॉर्ड है, तो अगर नेट पे वीडियो वगैरह देखें तो इसके इर्द गिर्द जेली लाइक मटेरियल लिपटा होता है ताकि ये ब्लड वेसल एक दूसरे के साथ चिपकी रहें। तो इसको हम कहते हैं वॉटन जेलीज। तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये लंबी होना शुरू हो जाती है। इस लंबी होने को हम कहते हैं लाइगेटेड, एक वर्ड इस्तेमाल होता है लाइगेटेड। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, इसकी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी है, बुक में तो नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स के मतलब आप लोगों को आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेपरेशन ऑफ ब्लड वेसल का क्या फ़ायदा है जो फीटस और माँ की बॉडी को मिलता है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.